Good morning, students of 12th class, 12th commerce students. Let us take a revision of our next unit, unit after planning, that is organizing. Organizing. First of all, the question arises, what is organizing? You can say that organizing is a process in which all activities are determined. All activities means how many activities are to be done in an organization. किसी भी प्लानिंग के बाद में हमने प्लानिंग कर ली, प्लानिंग में हमने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हमने प्लानिंग की। अब उन प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमें अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को एक्वायर करना है। तो उन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, ऑल द एक्टिविटीज़ कहाँ डिटरमाइन की जाएंगी, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। एंड दीज एक्टिविटीज़ आर टू बी ग्रुप्ड, अब उनको ग्रुपिंग की जाएगी। देन आफ्टर ग्रुपिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर टू बी डेलीगेटेड एंड इट मीन्स हु रिपोर्ट टू होम। अब मैं आपको इन सारी लाइंस का मतलब सही से समझाती हूँ। देखिए, सारी एक्टिविटीज़ हमने प्लानिंग में जो भी प्लानिंग की है अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, तो पहले हमें वो डिसाइड करना है। उन एक्टिविटीज़ को हमें ग्रुपिंग करना है। मतलब ग्रुपिंग का मतलब होता है कि एक से जो सेम एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें एक प्लेस पर ग्रुप करना, उन्हें एक डिपार्टमेंटलाइजेशन, आगे हम पढ़ेंगे उसे, मतलब एक हेड के अंदर डाल देना। और उसके बाद फिर अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर टू बी डेलीगेटेड। अब किस व्यक्ति को क्या अथॉरिटी, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि कौन क्या काम करेगा, और उसको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए अथॉरिटी की ज़रूरत है। अगर जब तक उसके पास अथॉरिटी नहीं होगी, कोई अथॉरिटी मीन्स उसके पास कोई पावर नहीं है उस काम को करने के लिए, तो वो कैसे कर पाएगा, तो उसे पावर दी जाएगी। एंड हु रिपोर्ट्स टू होम, इसका ये मतलब है कि कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा, कौन किसका सुपीरियर होगा। मतलब हाई पोस्ट उसे नहीं, मतलब जो एक आप लेवल बनाते हैं मैनेजमेंट का, हाई लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, वो लेवल बनाया जाएगा। तो ये होता है, ये कहाँ किया जाता है, वर्क प्लानिंग के बाद में, ऑर्गेनाइजिंग में। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। देखिए, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, डिवीज़न ऑफ वर्क। सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ की जाएंगी। इसमें है कि आपको एक एंटायर होल वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम डिवाइड कर देते हैं, एक छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजिंग में किया जाता है, सारे वर्क को छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या वर्क हो सकता है, हम अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सबसे पहले परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स, सेल्स, एडवर्टाइजिंग, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस को अरेंज करना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना, और कॉरस्पॉन्डेंस करना, पर्सनल डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ये सारी ये एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तो हमें सबसे पहले इन एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया जाता है, डिवीज़न ऑफ द वर्क। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन, इसकी फीचर्स है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जहाँ पर एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हों, उन एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। और एक से ज़्यादा पर्सन्स जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ पर उन लोगों के बीच में हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, तो उनमें हमें उन एक्टिविटीज़ के अंदर, क्योंकि फिर उसके बाद हमें वो ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग की एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना है, ताकि कोई एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी की एक तो डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क ना हो जाए, और किसी के कॉन्ट्रास्ट में ना हो जाए वो एक्टिविटी। एक व्यक्ति भी कर रहा है, दूसरा भी उसी वर्क को कर रहा है, तो ये कहा जाएगा मतलब इस तरह कॉन्ट्रास्ट हो गया ऑफ द वर्क। और इसी तरह पर्सन्स में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारे लोग काम करेंगे, तो उनके बीच में भी हमें कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना है। उसके बाद हमारा थर्ड है प्लूरिटी ऑफ पर्सन्स। देखिए, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, जहाँ पर कुछ एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। अगर एक अकेला व्यक्ति है तो वहाँ पर तो कोऑर्डिनेशन की ही ज़रूरत, ऑर्गेनाइजिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी एक्टिविटी उसे ही करनी है। काम का डिवीज़न हो या ना हो, तो वक्त तो सारा उसे ही करना है। तो जहाँ पर हम क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। और प्लूरिटी ऑफ पर्सन्स मतलब वहाँ एक से ज़्यादा लोग होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स में हमने मैनेजमेंट की जो ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, आपने
फर्स्ट यूनिट में पढ़े थे कि ऑब्जेक्टिव्स एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स एस्टेब्लिश करती है और जो पर्सन है, एक पर्सन का मतलब है जो वर्कर्स, जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, वो वहाँ किस लिए आते हैं? अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। अब उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई? सबसे पहले पर्सनल ऑब्जेक्टिव ये है कि अच्छी से अच्छी उसे सैलरी मिले, अच्छी से अच्छा वो वर्क कर सके, तो ये उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, और उसको उसकी प्रमोशन हो, वो हाई लेवल तक पहुंचे, तो ये अपने ऑब्जेक्टिव्स वो ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन में आए या अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने की कोशिश करता है, इसी को पूरा करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन में उसका सिलेक्शन होता है। दूसरी तरफ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको सिलेक्ट क्यों करती है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना चाहती है। ऑर्गेनाइजेशन के अपने ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कि भाई उसे सेल्स बढ़ानी है, उसे ग्रोथ करनी है, प्रोडक्शन करनी है, तो उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा सर्वाइवल करना है उसे, इस रहने के लिए उसे ग्रोथ करनी है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स उसके कैसे पूरे किए जाते हैं? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू। मतलब दोनों की डायरेक्शन इस तरह से दी जाती है कि जो पर्सनल है, जो व्यक्ति है, जो एम्प्लॉयज़ है, जो वर्कर है, वो अपने ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है, दोनों को एक डायरेक्शन दी जाती है कि दोनों के ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त किए जा सकें। मतलब ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव प्राप्त कर ले, और जो पर्सन है, जो पर्सनल जो व्यक्ति है, जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त कर सकते हैं। दोनों के मिलकर हो गए कॉमन ऑब्जेक्टिव, दोनों अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू अचीव करते हैं। नेक्स्ट हमारी फीचर्स है ऑर्गेनाइजेशन इज ए मशीन ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए मशीन क्या होती है? मशीन ये होती है, एक मशीन है जिसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अब आप लगाइए, एक सिलाई मशीन को ही हम ले लेते हैं। अगर एक सिलाई मशीन की एक छोटी सी सुई अगर टूट जाती है तो सिलाई मशीन बिल्कुल बेकार हो गई आपके लिए, अब आप उससे वर्क नहीं कर सकते। इसी तरह एक बड़ी मशीन को भी ले लीजिए, उसका अगर एक सिंगल पार्ट भी कभी ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, पुराना हो जाता है, उसको ग्रीसिंग करना पड़ता है, मतलब इसी तरह तो अगर वो एक पार्ट छोटा सा भी ख़राब हो गया तो अब वो पूरी की पूरी इतनी बड़ी मशीनरी भी वर्क नहीं कर पाती है। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? इज़ ए मशीन ऑफ द मैनेजमेंट की एक मशीन है। इसमें एक पार्ट भी ख़राब हो गया, यहाँ पर एक पार्ट का मतलब कोई मैकेनिकल पार्ट से नहीं है। यहाँ पर अगर आपने एक व्यक्ति का भी गलत सिलेक्शन कर लिया, एक व्यक्ति जो ऑर्गेनाइजेशन में आपने सिलेक्ट किया है वो अगर सही नहीं है, तो उसके ऊपर पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन सफ़र करती है, क्योंकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अगर वो सही ढंग से नहीं चलेगा, क्योंकि सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे को के ऊपर डिपेंड होती है। एक पर्सन वर्क कर रहा है, उससे रिलेटेड दूसरा पर्सन वर्क कर रहा है, वो पूरा करेगा, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। एक पार्ट एक पर्सन ने किया, दूसरा पार्ट आगे वाले पर्सन ने किया, अगर एक पर्सन ने ही अपना वर्क पूरा नहीं किया तो दूसरे पर्सन का काम रुक जाएगा। तो ये एक मशीनरी हो गई। तो मतलब जिस तरह से एक पार्ट खराब होने से एक मशीनरी पूरी की पूरी नहीं चल पाती है, इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग में अगर किसी व्यक्ति का गलत सिलेक्शन हो जाता है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही उसे सफ़र करती है। तो इसलिए बड़ा सोच समझ करके हमें ये डिसीज़न लेना होता है कि मतलब हर व्यक्ति सही से काम करे और एक व्यक्ति वही काम करे जो कि वो कर सकता है, उसे वही काम दिया जाए उसकी एबिलिटी और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये थी हमारी फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए इसकी स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इंपॉर्टेंस को ले लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखिए ये अब फ्योल के प्रिंसिपल से, जहाँ से हमने डिवीज़न ऑफ वर्क किया था, देखिए सबसे पहला फ्योल का प्रिंसिपल में आपने पढ़ा डिवीज़न ऑफ वर्क, और जब आपके उससे पूछे गए कि वहाँ पर उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, तो सबसे पहले आप लिखते हैं स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। जब आया ना, तो यहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, आपने सबसे पहले क्या किया था, डिवीज़न ऑफ वर्क किया था। जहाँ पर डिवीज़न ऑफ वर्क आ जाता है वहाँ पर स्पेशलाइजेशन अपने आप आ जाता है। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कैसे। देखिए डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब है कि काम को आपने डिवाइड कर दिया, एक पर्सन को एक वर्क दे दिया करने के लिए। अब वो और वर्क भी कैसे दिया जाता है, जिस काम को वो सही ढंग से अपनी एबिलिटी और स्किलनेस और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर उस काम को वो कर सकता है तभी उसे वो काम करने के लिए दिया जाता है। अब एक पर्सन एक ही काम को डेली करता है तो उसे काम करने में आप कहेंगे वो एक्सपर्ट हो जाता है। अगर कोई पर्सन एक्सपर्ट हो गया अपने एक
वर्क में, तो वहाँ पर स्पेशलाइजेशन अपने आ जाती है। स्पेशलाइजेशन का मतलब वो उस काम को और दूसरे कंपैरिजन में, दूसरे पर्सन की कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी, ज़्यादा इजीली वे से और ज़्यादा एक्सपर्ट तरीके से, जिसमें किसी भी तरह का वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज या वेस्टेज ऑफ मैन पावर नहीं होता, उस ढंग से वो कर सकता है। तो यहाँ पर हो गया स्पेशलाइजेशन, ये आ गया स्पेशलाइजेशन, बेनिफिट्स ऑफ द स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन के देखो बेनिफिट्स क्या हो गए कि वो जल्दी इजीली काम कर सकेगा और दूसरे व्यक्ति के कंपैरिजन में ज़्यादा कर पाएगा। जहाँ एक दूसरा व्यक्ति उस काम के, मान लीजिए एक यूनिट्स बनाने की ही बात है, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करने की बात है, अगर एक स्पेशलिस्ट पर्सन उस वर्क को करता है तो वो 10 यूनिट्स इन ए आवर बनाता है, और दूसरा पर्सन जो करेगा वो 5 मिनट्स इन ए आवर करता है। तो हो गया ना, वहाँ पर डबल वर्क कर रहा है वो दूसरे से। तो क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा स्पेशलिस्ट है। तो बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों? क्योंकि काम को डिवाइड कर दिया जाता है। डिवीजन किसके अकॉर्डिंग किया जाता है? अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू द स्किलनेस ऑफ द पर्सन्स। नेक्स्ट है आपका क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अब वर्किंग रिलेशनशिप, यहाँ पर जहाँ भी वर्किंग रिलेशनशिप का मतलब आता है वहाँ पर आप समझ लीजिए उसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति को ये क्लियरली पता है कि उसे क्या करना है। उसे पहले से ही डिसाइडेड हो जाता है कि एक व्यक्ति को क्या काम करना है, वो उसे पता है। तो अब वहाँ पर किसी तरह की कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होती। एक पर्सन अपना मॉर्निंग में आता है, जिसे उसे मालूम है उसे ये वर्क करना है, वो उस काम को करता है। क्लियरिटी, अब दूसरा पर्सन आकर ये नहीं कहेगा कि ये वर्क मेरा था। पहले से पहले उनकी रिलेशनशिप क्लियरिटी होती है। और दूसरी चीज़, रिलेशंस को आप लेकर कहिए, ये तो होगी वर्क, काम करने में उनकी क्लियरिटी। और रिलेशनशिप का मतलब होता है सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स। कौन तो सुपीरियर होगा और कौन सबॉर्डिनेट होगा, मतलब एक चेन ऑफ द अथॉरिटी, जो स्केलर चेन आपको मैंने फ्यूल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाली यूनिट के अंदर पढ़ाई थी। वहाँ पर क्लियरिटी होती है एक चेन के अंदर, मतलब कौन जो लेवल्स हैं आपके मैनेजमेंट के, कौन पहले ऊपर बॉस है, बॉस के नीचे सेकंड नंबर का लेवल कौन है, थर्ड नंबर का कौन है, फोर्थ नंबर का कौन है। तो रिलेशनशिप में भी क्लियरिटी होती है, कौन किसके प्रति अकाउंटेबल है, कौन किसको क्या अथॉरिटी मिली हुई है वर्क करने की, ऊपर कौन है, उसके नीचे कौन है। ये सारी चीज़ों की हमारी क्लियरिटी होती है, सारी चीज़ डिफाइन होती है क्लियरली। नेक्स्ट हमारी है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, सबसे पहले तो हमने कहा डिवीज़न ऑफ वर्क हो गया। जहाँ पर डिवीज़न ऑफ वर्क हो गया, दूसरा बेनिफिट्स उसका हमें क्या मिला? स्पेशलाइजेशन, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। अभी मैंने ऊपर भी समझाया था कि जहाँ पर एक व्यक्ति को एक ही काम करना होता है, वो स्पेशलिस्ट हो जाता है अपने वर्क में, तो वहाँ पर वो रिसोर्सेज को मिसयूज़ नहीं करता। मतलब वो रिसोर्सेज, ना तो वो मशीनरी उसके हाथों से ख़राब होती हैं क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है, ना ही वो रिसोर्सेज, वो रॉ मटेरियल, मशीनरी का, मटेरियल का बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होता। और तीसरी चीज़, मैन पावर का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन किया जाता है। एक व्यक्ति, मैंने जैसे एग्जांपल देकर बताया, जो स्पेशलिस्ट है वो ज़्यादा वर्क कर पाएगा। तो यहाँ पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया। और इसके अलावा क्लैरिटी होगी रिलेशनशिप में, किसी तरह की कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगी, तो अपने आप ही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पर ये सारे बेनिफिट्स मिलते ही चले जाते हैं। एक व्यक्ति को क्लियरली डिफाइंड है कि उसे क्या वर्क करना है। दूसरी चीज़, उनकी रिलेशनशिप क्लियरली डिफाइंड है कि कौन किसका बॉस है। और एक चेन ऑफ अथॉरिटी बनी हुई है कि कौन कैसे काम करेगा, मतलब कौन किसके नीचे है, उसे क्या पावर मिलेगी, कौन किस पर कमांड दे सकता है। तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप ही इफेक्टिव होता चला जाता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंशन, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनेल। अब वही चीज़ आ गई, पर्सोनेल का मतलब व्यक्तियों का डेवलपमेंट होता है। अब क्या है, देखिए जो हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग, इसमें हमारा क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है अपनी पावर को डेलीगेट कर देना, अपने से नीचे वालों को सौंप देना। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कब होता है, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जब एक मैनेजर का वर्क बहुत ओवरलोड हो जाता है, एक पर्सन इतना, अब जितना वो क्लियर इजीली वर्क कर सकता है उतना काम वो करना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर उसका वर्क ओवरलोड हो गया है तो वो अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पाएगा। ऐसे में क्या है कि वो अपने काम को अपने से नीचे वाले पर्सन, जैसे देखिए चेन ऑफ अथॉरिटी बनी हुई है, ए
बी सी डी, मान लीजिए 4 पर्सन है, ए सबसे ऊपर है, बी उसके नीचे है, सी उसके नीचे है, डी उसके नीचे है। ए मैनेजर, हाँ, टॉप लेवल मैनेजर है और उसका वर्क ओवरलोड हो गया, बहुत ज़्यादा वर्क उसके पास अब हो गया है, तो वो क्या करेगा, अपने कुछ वर्क को बी को करने के लिए दे देगा। तो बी, अब बी उसके वर्क को करेगा। अब बी को वो केवल वर्क ही नहीं देगा, अथॉरिटी ही नहीं दे, मतलब साथ में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ में क्या करेगा, अथॉरिटी भी देगा कि तुम्हें ये अथॉरिटी दी जाती है और तुम्हें कमांड करने की, ये डिसीजन लेने की अथॉरिटी दी जाती है। तुम इस काम से रिलेटेड जो भी डिसीजन है तुम अपने आप ले सकते हो, मुझसे आप बार बार आकर पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए, अगर एक व्यक्ति को डिसीजंस लेने की पावर मिल गई, अपने से नीचे वाले पर्सन्स पर कमांड करने की पावर मिल गई, तो यहाँ पर क्या है कि कल को वो अपने आप को मैनेजर के लिए तैयार कर रहा है। कल को बाय द वे बी, अगर ऊपर वाला ए मैनेजर रिटायर होता है तो बी उसके लिए तैयार है। यहाँ पर ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनेल। क्यों? उसे डिसीजन लेने की पावर आ गई, उसको कमांड करने की पावर आ गई, और उसे मतलब वो इसमें ये एबिलिटी आ गई, एबिलिटी आ गई कि वो डिसीजन भी ले सकता है, क्योंकि उसे रोज़ डिसीजन लेने हैं उस रिलेटेड फंक्शंस के लिए, और दूसरे उसे कमांड करने की भी उसके अंदर एबिलिटी आ गई, तो वो नेक्स्ट मैनेजर के लिए तैयार हो गया। तो यहाँ हो गया ये डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनेल। नेक्स्ट है हमारी एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ किसका? ऑर्गेनाइजेशन का। अब देखिए, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ये तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन का। इससे पहले वाले पॉइंट में मैंने आपको बताया डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय या वर्कर, जहाँ पर एक एक वर्कर का डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हर लेवल पर होता चला जाता है। हर लेवल के पास जो पर्सन है या आप कहिए एम्प्लॉयज़ हैं, उनका डेवलपमेंट होता चला गया। उस ओवरऑल डेवलपमेंट अब हम देखते हैं किसका हो गया? ऑर्गेनाइजेशन का। एक लेवल पर एक पर्सन का डेवलपमेंट हुआ, दूसरे लेवल पर दूसरे पर्सन का हुआ, थर्ड लेवल पर थर्ड पर्सन का हुआ, इसी तरह हर डिपार्टमेंट में हुआ। हर डिपार्टमेंट का मैनेजर अपने से नीचे वाले पर्सन को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर रहा है, अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहा है। तो वहाँ पर्सन टू पर्सन पूरे हर पर्सन का डेवलपमेंट हो रहा है ओवरऑल। अब हम देखते हैं, अगर पर्सन का डेवलपमेंट हो रहा है तो वो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो रहा है। तो क्यों? दूसरी चीज़ अभी हमने उससे ऊपर आपको पढ़ाया कि इफेक्टिव मैनेजमेंट है। इन सारे रीजंस की वजह से मैनेजमेंट इफेक्टिव होता है तो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होता है। जब मैनेजमेंट इफेक्टिव होगा तो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ही ग्रोथ करती है। तो ये थी हमारी डिफरेंट इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर? अब हम ले लेते हैं एक बार इसका प्रोसेस और ले लेते हैं। बड़ा सिंपल सा है प्रोसेस भी। प्रोसेस में सबसे पहले है हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। देखिए, वही आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है? डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। एक ऑर्गेनाइजेशंस में कौन कौन सी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी, तो वो तो हो गया आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। उन काम को फिर उसका डिवाइड, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर देना। एंटायर वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉल पार्ट्स ऑफ एक्टिविटीज़। तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजिंग का फर्स्ट प्रोसेस। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करके अपने अपने जितने भी वर्क था उसको डिवीज़न कर दिया, वर्क को, एंटायर वर्क को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट होता है हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब डिवीज़न ऑफ वर्क में सबसे पहले मान लीजिए हमने डिवाइड किया कि हमें रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स परचेज़ करने हैं। फिर हमारी और एक्टिविटीज़ आप ले लीजिए, हमें सेल्स से रिलेटेड होगी, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड होगी, रिसर्च वर्क से रिलेटेड होगी, और ले लीजिए फाइनेंस अरेंज करना, फाइनेंस की पेमेंट करनी, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी, कॉरस्पॉन्डेंस वर्क करना। ये थी हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़। अब आइए हम आते हैं, सेकेंड स्टेप था हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन में सेम एक्टिविटीज़ को हम एक डिपार्टमेंट के अंदर डाल देते हैं और उसका एक हेड बना दिया जाता है। जैसे परचेज से रिलेटेड हमारी क्या क्या एक्टिविटीज़ थी, हमने माना था कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स, तो ये हमने परचेज डिपार्टमेंट को डाल दिया, ये परचेज डिपार्टमेंट का काम है। अब सेल्स रिलेटेड क्या एक्टिविटीज़ थी? सेल्स करनी, और रिसर्च वर्क में सेल में आता है। रिसर्च में क्या किया जाता है? ये फाइंड आउट किया जाता है कि क्या चीज़ें मतलब क्या हमारा मार्केट के अंदर क्या नया ट्रेंड है, लोग कस्टमर क्या चीज़ चाहते हैं, ये रिसर्च है। रिसर्च हमेशा सेल्स में आता है। और एडवर्टाइजिंग का वर्क, अब सेल्स करने के लिए हमें एडवर्टाइजिंग करनी है,
रिसर्च एंड डेवलपिंग जिसे बोलते हैं हम, जैसे कि एप्पल ने बहुत बड़े पैमाने पर रिसर्च करी थी, उसके बाद उसने ये एप्पल के जो वॉच निकाली थी जो आज के टाइम में फर्स्ट नंबर पर चल रही है। ये 5 साल लगे थे एप्पल को वो रिसर्च करके नई चीज़ बनाने के लिए। तो ये थी हमारी, मैंने बताया आपको ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ हमने डाल दी है ये सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर, और सेल्स डिपार्टमेंट का एक हेड बना दिया जाता है। इसी तरह अब आइए हम जैसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, उसका एक पार्ट है हमारा सिलेक्शन, मतलब रिक्रूटमेंट, पर्सोनेल डिपार्टमेंट। पर्सोनेल का मतलब होता है जो पर्सन मतलब एम्प्लॉयज़ की भर्ती करता है। भर्ती का मतलब रिक्रूटमेंट करेगा, उसके बाद सिलेक्शन करेगा, उनका लास्ट तक जो सिलेक्शन तक होता है कि किस तरह से किस बेस पर कौन कौन से एग्ज़ाम लेकर पर्सन्स की ऑर्गेनाइजेशन के लिए पर्सन्स को सिलेक्ट किया जाएगा। ये सारा काम हमने डाल दिया पर्सनल डिपार्टमेंट में। उसके बाद आइए फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस अरेंज करना, कहाँ कहाँ से कैसे करना है, और फिर फाइनेंस को किस तरह से यूटिलाइजेशन उसका करना है, और जो फाइनेंस हमने यूटिलाइज किया है फिर बाद में उसकी किस तरह से उस पर अगर हमने लोन लिया है तो इंटरेस्ट की पेमेंट करना, ये सारा काम हम दे देते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को। तो देखो ये हो गया डिपार्टमेंटलाइजेशन, एक से एक्टिविटी को ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग का मतलब हुआ एक डिपार्टमेंट बनाना, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ का, उसे डिपार्टमेंट को हमें उस डिपार्टमेंट का नाम दे देना, और उसके लिए एक हेड, परचेज डिपार्टमेंट के लिए परचेज हेड ऑफ परचेज डिपार्टमेंट, परचेज मैनेजर आप बोल सकते हैं, जो कि मिडिल लेवल का मैनेजर होता है, टॉप लेवल के नीचे। इसी तरह सेल्स मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट के लिए हमने एक उनका मैनेजर बना दिया गया, सेल्स मैनेजर का नाम दे दिया गया। तो ये होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो पहली एक्टिविटीज़ हो गई, हमें डिवीज़न ऑफ द वर्क कर दिया, सारी एक्टिविटीज़ हमने डिफाइन की कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली है। उसके बाद हमने उसको एक एक्टिविटीज़ को एक ग्रुपिंग कर देना जिसे हम डिपार्टमेंटलाइजेशन का नाम दे देते हैं, और उनका एक हेड बना दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। अब हेड बना दिया, अब उसे क्या क्या काम करना है, असाइनिंग द ड्यूटीज़, उसे ये ड्यूटी पर देनी। अब ये मतलब अब ड्यूटी का मतलब उसे ये अथॉरिटी प्रोवाइड करनी। अथॉरिटी का मतलब है कि अब उसे अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जैसे हम परचेज डिपार्टमेंट का एग्जांपल लेते हैं, परचेज डिपार्टमेंट को अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड जिस प्रोडक्ट के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल परचेज करना है, इसके लिए उसे अथॉरिटी दे दी जाएगी कि वो अब ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परचेजिंग द सच एंड सच रॉ मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग पार्ट वट एवर इज़ नेसेसरी। वो सारी चीज़ें वो खरीद सकता है, अब उसके पास वो अथॉरिटी है। उसके लिए अब उसे जो भी परचेजिंग करनी है वो परचेज डिपार्टमेंट के हेड को, परचेज मैनेजर को ये ड्यूटी असाइन कर दी गई है कि वो अब फ्री है अपने इस वर्क को करने के लिए। यहाँ पर उसको ये ड्यूटी असाइन की गई है। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस। यहाँ पर वही आ गया रिपोर्टिंग रिलेशंस जो हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं कि कौन किसका हेड होगा और कौन किसका सुपीरियर होगा, कौन किसका बॉस होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। मतलब सबसे हेड, मान लीजिए हम एक डिपार्टमेंटल हेड को लेकर चल रहे हैं, परचेज डिपार्टमेंट है, उसके नीचे सबसे ऊपर हो गया परचेज डिपार्टमेंट के अंदर परचेज मैनेजर, उसके नीचे दूसरा सब परचेज मैनेजर भी हो सकता है। इसी तरह डिपार्टमेंट को भी हम सब डिपार्टमेंट में आगे डिवीज़न कर सकते हैं, उनका हेड एक सब डिपार्टमेंट मैनेजर भी हो सकता है, और उसके नीचे और कौन सेल्स पर्सन होंगे जिसे सेल्स मैन कहते हैं। मतलब सबसे ऊपर कौन होगा, उसके नीचे कौन होगा, उसके नीचे कौन होगा, ये सारे रिपोर्टिंग रिलेशन से मतलब होता है ये सारे उनके रिलेशनशिप को डिफाइन करना, और उन हर एक पर्सन्स को क्या क्या उनको पावर होगी, क्या क्या उनको अथॉरिटी दी जाएगी काम करने के लिए, और कौन किसको कब रिपोर्ट करेगा। मतलब कौन किसका सबॉर्डिनेट है, कौन किसको रिपोर्ट, कब किसको क्या रिपोर्ट देनी है, उसे कब अपने नीचे वाला ऊपर वाले को रिपोर्ट देता है। मतलब सबॉर्डिनेट हमेशा सुपीरियर को रिपोर्ट देता है, कब देनी है, ये सारे टाइमिंग्स, ये सारी चीज़ें डिफाइन करनी, ये होता है हमारा एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप के अंदर। तो ये था हमारी ऑर्गेनाइजिंग का कंसेप्ट, फीचर्स, इम्पोर्टेंस एंड देन लास्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हमारा रह जाएगा फंक्शनल डिपार्टमेंटल के फंक्शनल डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर्स। 2 स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफाइन करने हैं मुझे आपके साथ।
जो कि मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में लूँगी, फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर। ओके गाइस, इनको सही से रिवाइज करते रहना, और किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करके या फिर मुझे उसके बाद आप जैसा चाहें 4 to 6 के बीच में जो भी आपको टाइम होता है, जब आप अपनी प्रेजेंट लगाते हैं तो आप मुझसे फ़ोन करके या मैसेज करके मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। ओके गाइस।